हेलो एवरीवन, माई सेल्फ देवेश मिश्रा एंड यू आर वाचिंग चैनल एक्सप्लेन। सो आज हम शुरू करने जा रहे हैं भाई कॉर्पोरेट गवर्नेंस का चैप्टर नंबर 4 जो है हमारा। इससे प्रीवियस लेक्चर मैंने ऑलरेडी डाल दिए हैं। ये सीरीज बीकॉम ऑनर्स बीकॉम प्रोग्राम सेमेस्टर 6 के लिए बनाई जा रही है, जिनके एग्जाम अभी नेक्स्ट मंथ आने वाले हैं। 3 चैप्टर मैं ऑलरेडी करा चुका हूं और मैंने वो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट के अंदर डाल दिए हैं, वो जाके आप देख लेना अगर आपने नहीं देखे इससे प्रीवियस चैप्टर। आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है यहाँ पर कॉर्पोरेट ग्लोबल फेलियर्स। ठीक है। और एक चीज, अगर किसी को भी इस बुक के नोट्स परचेज करने हैं तो नोट्स रेडी हो चुके हैं। अगर आप नोट्स बाय करना चाहते हो तो उसके लिए आप कांटेक्ट कर सकते हो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। नंबर डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिख दिया है और बोर्ड पर भी यहाँ पर ये नंबर है, इस पर मैंने मेंशन कर दिया है। नंबर पे जाके आप मैसेज करो व्हाट्सएप पे, सिर्फ मैसेज कर देना कि हमको नोट्स परचेज करने हैं। उसका प्राइस 150 के अराउंड है, वो पे करके आप सॉफ्ट कॉपी नोट्स को बाय कर सकते हो इजीली, जिसमें सारी चीजें एक्सप्लेनेशन है बेहतरीन तरीके से, अच्छे तरीके से। और अगर आपको नोट्स नहीं चाहिए, आपको लगता है कि आप सेल्फ मेड बना लोगे नोट्स हाथों से बोर्ड से पढ़ के, तो भाई बहुत अच्छी बात है, आप वीडियो से कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 का नाम है ग्लोबल कॉर्पोरेट फेलियर। देखो, कॉर्पोरेट फेलियर वो फेलियर होते हैं जहां पर एक बिजनेस खुद को मैनेज करने में फेल हो जाता है। फेल होने के बाद जो है वो स्कैंडल बन जाता है, यानी कि जब कोई बिजनेस अपने बहुत सारे लोन ले लेता है, जगह जगह से लोन उठा लेता है, उसको पे नहीं कर पाता, उस जगह पर अगर वो अमाउंट बढ़ता चला जाता है तो उसको कॉर्पोरेट फेलियर बोला जाता है। कॉर्पोरेट फेलियर यानी कि एक बिजनेस के लिए कलंक है, एक बिजनेस के लिए एक धप्पा बोल सकते हो, जो स्कैम या स्कैंडल्स के तौर पर लग जाता है अक्सर। तो आज हम इस चैप्टर के अंदर कुछ पॉपुलर स्कैम्स यानी कि पॉपुलर 5 या 6 स्कैंडल्स मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो आपकी बुक्स में मेंशन थे। उसमें से 2 स्कैंडल्स मैंने अभी बोर्ड कर पीछे लिख दिए हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं स्कैम नंबर 1 से, यानी कि पहला स्कैंडल जो सबसे हुआ था बड़ा, वो क्या था। सबसे फर्स्ट और सबसे पॉपुलर जो स्कैंडल है वो BCCI का हुआ था, यानी कि बैंक ऑफ क्रेडिट एंड कॉमर्स इंटरनेशनल। इसको बोलते हैं BCCI UK 1991। ये UK 1991 का केस है, यानी यूनाइटेड किंगडम का 1991 में ये केस आया था, स्कैंडल आया था सबसे पहले। ठीक है। तो इसे आप इस तरीके से याद रखना, मैं आपको एक कहानी की तरह सुनाऊंगा, आपको याद रखने में बहुत ही आराम से समझ आएगा। और साथ ही साथ इसका केस 1991 में आया था। कौन सा स्कैम है ये? BCCI स्कैम है। ठीक है। यानी कि बैंक ऑफ क्रेडिट एंड कॉमर्स इंटरनेशनल कह रहा है ग्लोबल बैंक फाउंडेड इन 1972 बाय आगा हसन अबेदी। कह रहा है आगा हसन अबेदी, इनके द्वारा 1972 में एक ग्लोबल बैंक की शुरुआत करी जाती है। मैं आपको लाइन से कहानी की तरह सुनाऊंगा, आप समझते रहना। 1972 में एक बैंक की शुरुआत करी जाती है, जिसको किसने करी थी? आगा हसन अबेदी ने। ये उस आदमी का नाम है। पाकिस्तानी सा साउंड्स कर रहा है बिकॉज ये पाकिस्तानी ही पर्सन है। ये पर्सन क्या है? एक पाकिस्तानी फाइनेंशियर था, पाकिस्तानी फाइनेंशियर था, जिसने 1972 में एक बैंक की शुरुआत करी, ग्लोबल बैंक की। कहता है इसका जो टाउन था ना, जब ये रहता था तो ये लुक्सेमबर्ग में रहता था। कहाँ रहता था? लुक्सेमबर्ग में। लुक्सेमबर्ग जो था वो एक यूनाइटेड स्टेट का, या बोल सकते हो टाउन है, वहां पर एक जगह है। कह रहा है इनका हेड ऑफिस जो है बैंक का, वो लंदन और कराची 2 जगह पर हुआ करता था। और इनका जो ह्यूज प्रॉफिट है ना कंपनी का, वो बहुत ज्यादा था। कंपनी का जो अरब ऑयल कंपनीज थी वो इसमें डील करती थी। अरब ऑयल कंपनीज जो है उनसे भी इनकी अच्छी खासी लेन देन होती थी। और यहाँ पर जो कंपनीज थी बहुत सारी इसमें इन्वेस्ट करती थी, जिसकी वजह से इस बैंक का जो प्रॉफिट है वो बहुत ज्यादा ह्यूज होता था, मतलब कि बहुत बड़ा प्रॉफिट ये कमाया करती थी एक टाइम पर। आगे लिखा है BCCI मूव्स टुवर्ड एक्विजिशन। अब BCCI को क्या लगा कि उनका बैंक बहुत ज्यादा प्रॉफिट में है, तब उनको एक्विजिशन की मदद लेनी पड़ी। उन्होंने सोचा क्यों ना हम इसके एक्विजिशन करते हैं, हम और नई मर्ज कंपनियां करते हैं और बड़ी इसको बनाते हैं, एक्सपेंड करते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है। तो उन्होंने एक्सपेंडेशन के लिए अफ्रीका और एशिया जैसी 2 मार्केट को चुन लिया, सिलेक्ट कर लिया। उन्होंने कहा कि हम अपने बैंक को एशिया में और अफ्रीका में, इन 2 मार्केट प्लेस को बेहतरीन मानते हैं, अपने बैंक को यहाँ पे हम और ज्यादा एलोबरेट करेंगे, बढ़ाएंगे। कह रहा है BCCI अचीव कर लेती है एक माइलस्टोन, उसके अंदर एक लाइसेंस उनको मिल जाता है चाइनीज स्पेशल इकोनॉमिक जोन से। BCCI को एक चाइनीज इकोनॉमिक स्पेशल जोन से क्या मिलता है? BCCI है, इसको क्या मिला था? चाइनीज
मतलब कि देश में, चाइना में इसको स्पेशल इकोनॉमिक जोन में इसको रख दिया गया था, इसको एक लाइसेंस मिल गया था स्पेशल इकोनॉमिक जोन का, कि आप किसी भी तरीके का माल अपना यहाँ इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो। आपका जो टर्नओवर है बहुत ज्यादा ह्यूज हो गया है, क्योंकि ठीक है यहाँ पर 1980 में बैंक की जो असेट्स हैं, मतलब कि 1980 के अंदर जो बीसीसीआई बैंक है उसकी असेट्स जो थी वो ऑल ओवर $4 बिलियन की वर्थ हो चुकी थी। कितनी? $4 बिलियन की। इसकी इतनी बड़ी ह्यूज कैपिटल बन चुकी थी आज के टाइम। कह रहा है ब्रांच इन 46 कंट्री, और उस टाइम पर 1990s में इसकी जो ब्रांच है वो कम से कम ऑल ओवर 46 कंट्रीज के अंदर फैली हुई थी। कह रहा है 1991 में कम से कम 420 ऑफिसेज अराउंड थे इसके। 1991 जैसे आया तो 420 ऑफिसेज जो थे अलग अलग कंट्रीज में जो थे ऑल ओवर वर्ल्ड में थे, वो सारे इसके अंडर आते थे। कह रहा है कम से कम 70 कंट्रियों के ऑफिसेज बीसीसीआई जो है वो कंट्रोल करता था। बीसीसीआई एक बैंक था, फाइनेंशियल बैंक, जो बहुत ही बड़े तौर पर फैला और एक टाइम पर इसका ऑल ओवर द वर्ल्ड इतना ज्यादा दबदबा था। आगे लिखा है क्लोजर ऑफ बैंक्स। अब कौन सी सिचुएशन आई? अब वो समय आ गया जब बीसीसीआई को प्रॉब्लम आने लगी और धीरे धीरे यहाँ पर उसकी क्लोजिंग आने लगी, मतलब कि बैंक जब स्कैंडल में फंसता चला गया। अब यहाँ पर हुआ ऐसा कि बीसीसीआई को फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने जब इंस्पेक्शन करा, जब उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करा, किसने? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने बीसीसीआई का इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करा, तो उन्होंने पाया, सर्विलेंस करने के बाद पता चला कि बैंक जो है वो सफर कर रहा है ह्यूज लॉसेस से और बैड डेब्ट से, जो कि अनस्टॉपेबल लैंडिंग एक्सरसाइज के वजह से हुए हैं। तो बैंक जो इन्वेस्टिगेशन हुई, इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला, फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेटर ने ये इन्वेस्ट करा कि जो बैंक है वो बहुत ज्यादा लॉसेस से गुजर रहा है। बैंक के पास बहुत सारे ऐसे केसेस आए हैं, बैंक के पास बहुत सारे ऐसे पैसा है जो आया है लॉन्ड्रिंग से, यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग हो गया, इस तरीके की इलीगल एक्टिविटीज से। अब यहाँ पर उनको पता चला कि बैंक के ओवरऑल लॉस है ना, जो बैड डेब्ट्स है वो बहुत ही ज्यादा अमाउंट पर है। मगर बैंक ना अपने आप को क्या करता है, जो बैंक स्टेटमेंट्स होती है, जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स होती है, वहां पर अपनी कंपनी को गुडविल बनाए रखने के लिए प्रॉफिट्स दिखाता है, यानी कि एक्चुअल परफॉर्मेंस जो है कंपनी की वो लॉसेस में है, बट कंपनी के इन्वेस्टर्स के लिए वो क्या करता है, उसको प्रॉफिट में चेंज करके फिगर को ऐसे हाइड करके दिखाता है। वो किस लिए? वो इसलिए क्योंकि जब बैंक को पता चलेगा कि बैंक लॉसेस में जा रहा है तो कोई इन्वेस्टर उसमें इन्वेस्ट करेगा नहीं, पैसा आएगा नहीं। तो बैंक क्या करता था, बैंक ना अपनी एक्चुअल फिगर को छुपा लेता था और अपने प्रॉफिट्स को बढ़ा चढ़ाकर एक्सचेंज कर कर दिखाता था। इसकी वजह से इन्वेस्टर उसमें पैसा इन्वेस्ट करते थे कि कंपनी अभी तक बहुत असेट में चल रही है, फायदेमंद प्रॉफिट है। तो इसी तरीके से घपले करता करता और साथ ही साथ कुछ इलीगल एक्टिविटीज में बैंक एक्टिविटी करना शुरू कर दिया था, जैसे कि लॉन्ड्रिंग एक्सरसाइज वगैरह वगैरह। कह रहा है बीसीसीआई की जो एक्चुअल पिक्चर है वो सामने आई थी देश के, जब वर्ल्ड के सामने आई तब पता चला कि जो बीसीसीआई है वो पुनामा, यहाँ पे लिखा है बीसीसीआई पनामा ब्रांच, यानी कि इन्वॉल्व है मनी लॉन्ड्रिंग में। बीसीसीआई ने एक अपनी ब्रांच खोल रखी थी पनामा शहर में। पनामा शहर यूके के अंदर आता है। पनामा शहर के अंदर उन्हें पता चला कि इसकी जो ब्रांच है वो इन्वॉल्व है मनी लॉन्ड्रिंग में, यानी कि पैसों की गैम्बलिंग किसी तरीके की वो करने में इन्वॉल्व रहती है। कह रहा है बीसीसीआई इन्वॉल्व इन मैनी इलीगल एक्टिविटीज। इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज पकड़ी गई। इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला कि इन्होंने जो पैसे कमाए हैं, जैसे मनी लॉन्ड्रिंग से कमाए हैं और फाइनेंशियल क्राइम से भी कमाए हैं, और मनी लॉन्ड्रिंग हो गया, और इसी तरीके की ऑल ओवर द यूके और यूएस, फ्रांस, स्पेन और स्विट्जरलैंड, ऐसे बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज में, देशों में इन्होंने इलीगल धंधे खोल रखे हैं और इसकी वजह से इनको अच्छा खासा मोटा पैसा मिलता है और इनके ऊपर बहुत सारे डेब्ट्स है, लोन है, बहुत सारी चीजें इनके ऊपर बढ़ गई थी। कह रहा है बिगेस्ट स्कैम इन द वर्ल्ड, मोर देन 1 लाख डिपोजिटर्स। कह रहा है इसको सबसे बड़ा स्कैम 1991 का घोषित करा गया, क्योंकि इसके कम से कम 1 लाख से ज्यादा डिपोजिटर्स इसमें पैसा डाल चुके थे बैंक में, और बैंक की इतनी हालत नहीं थी कि अपने डिपोजिटर्स को बिना इंटरेस्ट के जो एक्चुअल प्रिंसिपल अमाउंट है वो भी वो पे कर सके, इतनी हालत में भी नहीं था। कह रहे डिपोजिटर जो है वो फाइट करते रहते थे, किस चीज के लिए? अपने रिवेन्यू के लिए, अपने रिकवर्ड इंटरेस्ट के लिए, कि हमारा मनी जो है, हमारा पैसा जो है वो वापस कर दिया जाए। जब ये स्कैंडल सामने आया, बाद में पता चला कि $2 बिलियन के अंदर लॉस रिपोर्टेड है। कंपनी का इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ये पता चला कि बैंक्स कम से कम $2 बिलियन का कर्जदार है, कम से कम, उससे ज्यादा हो सकता है, कम से कम बता रहा हूँ, $2 बिलियन का कर्जदार निकला। कि बैंक के ऊपर इतना बड़ा स्कैंडल लगा, बैंक इतना ज्यादा कर्जे में है और बैंक एक्चुअल परफॉर्मेंस छुपा करके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को ऊपर दिखाता था। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे उसके आगे थोड़े से अगले पॉइंट्स।
अब हम पढ़ने वाले द फॉलोइंग कैन बी रेफर्ड एज द रीजन फेलियर ऑफ बीसीसीआई। जो मैंने यहाँ पर लिखे नहीं है वो मैं आपको वैसे ही बता दे रहा हूँ बुक से। कह रहा है बीसीसीआई के फेलियर रीजंस क्या थे। पहला लिखा है कि बैंक से वो जितना पैसा कमाता नहीं था उससे ज्यादा उसका शो करना। दूसरा फेलियर है कि वो अपने रिस्क को अच्छे तरीके से मैनेज नहीं कर पाता था। तीसरा है कि वो लैंडिंग में ह्यूज पैसा लगाता था, लोन्स उसके ज्यादा थे और बहुत सारे प्रियर प्लान्स थे जो कि प्लानिंग सोची समझी नहीं थी, अनसोची समझी प्लानिंग करी गई थी। उनके पुअर रिकॉर्ड से कीपिंग प्रैक्टिस के जितने भी अपने देखी हैं असेट्स हैं, जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, ये सारे ढंग से मेंटेन ही नहीं करे गए थे। नॉट इन्वॉल्व इन रेगुलेटर एंड कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बैंक्स माइट हैव टू लेट डेट्स फॉल डाउन। कह रहा है कि जो बैंक्स के रेगुलेटर्स हैं यानी कि जो कंप्लेंसेस वगैरह पे करने पड़ते हैं, टैक्सेस वगैरह चुकाने पड़ते हैं, तो ऐसा कोई टैक्सेस वगैरह वो उस समय नहीं चुकाया करते थे, कुछ भी ऐसा नहीं पे करते थे। अब हम फ्लॉस पढ़ लेते हैं। गवर्नमेंट्स की तरफ से पता लगाया गया कि क्या फ्लॉ थे, किस वजह से बैंक का डाउनफॉल शुरू हुआ, बैंक किस तरह से स्कैंडल में फंसा, उसके फ्लॉज क्या थे। तो मैंने फ्लॉज यहाँ पे लिख दिया। पहला आता है बीओडी यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कह रहा है इट रिपोर्टेड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिड नॉट एग्जिस्ट इन बैंक। बीसीसीआई इतना बड़ा बैंक था, हर एक कंपनी का भी ना, छोटी कंपनी का भी एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रखा जाता है शेयर होल्डर के द्वारा। बैंक ने अपना कोई एक भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किसी भी ब्रांच में नहीं रख रखा था। बैंक के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नाम की चीज तो एग्जिस्ट ही नहीं करती थी जो कंपनी को मैनेज करते हैं। ठीक है, कह रहा है बैंक जो है वो खुद अपना सारा पैसा खुद से मैनेज करता था और पैसा मैनेज करने के लिए एक सीईओ बिठाया गया था जो था मिस्टर नकवी, मिस्टर NAQVI नकवी था। और मिस्टर अबेदी जो थे, मिस्टर अबेदी कौन, ये रहे मिस्टर अबेदी, आगा हसन अबेदी, ये खुद अपना पैसा मैनेज करते थे, कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बैंक का नहीं था। कह रहा है बीसीसीआई जब नेटवर्क में आया पता चला कि इनकी जो प्रैक्टिस है वो फ्रॉडेंटल है, इनके रिकॉर्ड्स जो है वो सारे के सारे सीज कर दिए गए। दूसरी फ्लॉस की कंडीशन है, दूसरा स्टेप है पुअर रिस्क मैनेजमेंट। ये पॉइंट, पुअर रिस्क मैनेजमेंट। कह रहा है बैंक का डाउनफॉल तभी शुरू हो गया था जब बैंक ने बहुत सारे ऐसे सिक्योरिटीज वगैरह से लोन ले रखे थे जिनको वो पे नहीं कर पाई दोबारा से। बैंक ने इतने सारे लोन्स वगैरह ले रखे थे, सिक्योरिटी बेयर कर रखी थी, जिसकी वजह से वो हमेशा ये दिखाते रहे कि उनके न्यू अकाउंट्स हमेशा प्रॉफिट में है, बैंक हमेशा प्रॉफिट में है। और बैंक एक टाइम पर डाउनफॉल चला गया। इन्वेस्टिगेशन के बाद जैसे ही पता चला पूरे डेब्ट्स में आ गया। फिर लिखा है लैक ऑफ रेगुलेटरी सुपरविजन। जो ल्यूमसेबर्ग था वो केमेन आइसलैंड के पास पड़ता था और यहाँ पर एक फोर्स थी रेगुलेट करती थी बैंक को, बट बैंक की जो फोर्स थी वो इतनी ज्यादा इनसफिशिएंट थी जो बैंक के सुपरविजन भी नहीं कर सकती थी ढंग से, मतलब सही तरीके से। फिर कह रहा है प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसपेरेंसी वाज नॉट फॉलोड बाय द बैंक एम्प्लॉइज। कह रहा है बैंक एम्प्लॉइज के द्वारा किसी भी तरीके की ट्रांसपेरेंसी को फॉलो नहीं करा गया। बैंक में एक्चुअल में कितना प्रॉफिट है कितना लॉस है वो आज तक कभी शो नहीं करा गया था, क्योंकि बैंक में पूरी तरीके से इलीगल फंड रेज कर रहा था। कौन सा फंड, जो कि मनी लॉन्ड्रिंग से आ रहा है या फिर वो गैम्बलिंग वगैरह की अदर एक्टिविटी या फाइनेंशियल क्राइम से आ रहा है। फिर लिखा है ऑडिट सिस्टम। बैंक के जब ऑडिट सिस्टम को चेक करा गया तो पता चला कि बैंक का जो ऑडिट सिस्टम है वो किसी भी तरीके के लायक नहीं है। बैंक का ऑडिट सिस्टम बिठाया ही नहीं गया था। बैंक बिना ऑडिट सिस्टम के, बिना ऑडिटिंग के चल रहा था। बैंक खुद पे इंडिपेंडेंट था। बैंक को सिर्फ दो ही लोग ऑपरेट करते थे, एक तो नकवी जो कि सीईओ था और एक को फाउंडर जो बैंक का फाउंडर था जैसे कि अबेदी। तो ये दोनों जने बैंक को चलाया करते थे, इसके अलावा कोई बैंक के तीसरा बंदा नहीं था चलाने का। इनके एम्प्लॉइज वगैरह को किसी भी तरह की कोई जानकारी नहीं थी बैंक से रिलेटेड इस स्कैंडल की। ठीक है, तो बस दो ही यहाँ के मास्टरमाइंड थे। तब ये जाकर केस सामने आया और यहाँ पर ये पकड़े गए। अब यहाँ पर आपने पहला केस समझ लिया जो बैंक के बीसीसीआई 1991 में केस आया था। चलिए अब हम बात करते हैं सेकंड केस की। दूसरा केस जो आपकी बुक में लिखा है वो है सबसे बड़ा, मैक्सवेल का यूके 1991 स्कैम। ये सारे स्कैम ना 1991 से पहले आए हैं। ठीक है, यानी कि जो पॉलिसीज गवर्नमेंट ने 1991 में बनाई थी, तो 5 ईयर पॉलिसीज थी, उससे पहले के सारे स्कैंडल्स है। कह रहा है मैक्सवेल का दूसरा केस आया था यूके 1991 के अंदर आया था। मैक्सवेल, पहले इसको समझते हैं। कह रहा है मैक्सवेल कम्युनिकेशन कॉर्पोरेशन एक ब्रिटिश मीडिया कंपनी थी। कौन सी? ब्रिटिश मीडिया कंपनी थी। कह रहा है इसको लिस्टेड करा गया था लंदन स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। किसको? मैक्सवेल कंपनी को लिस्ट करा गया था लंदन स्टॉक एक्सचेंज में। कह रहा है इसको स्टेब्लिश करा था 1964 में ब्रिटिश प्रिंटिंग कॉर्पोरेशन के नाम से। किसके नाम से? ब्रिटिश प्रिंटिंग कॉर्पोरेशन के नाम से 1964 में इसको बनाया गया था। कह रहा है 1961 में क्या हुआ, इसके जो मेजोरिटी शेयर्स थे वो किसी ने बाय कर लिए। एक आदमी था रॉबर्ट मैक्सवेल नाम से। रॉबर्ट मैक्सवेल एक आदमी आया,
जिसने कंपनी के मेजोरिटी ऑफ शेयर्स बाय कर लिया, और कंपनी इतना ज्यादा पैसा नहीं था कि उस समय ज्यादा एक्सपेंड कर सके। तो जैसे ही मैक्सवेल ने उसके शेयर्स बाय करे, उस टाइम से कंपनी का बुरा टाइम शुरू हो गया। बुरा टाइम उसी दिन से आ गया जिस दिन रॉबर्ट मैक्सवेल ने, यानी कि जो मैक्सवेल कंपनी है, उसके शेयर बाय कर लिए थे। अब लिखा है यहाँ पर 1982 में फुल कंट्रोल आ गया था मैक्सवेल के पास। देखो 1981 के अंदर रॉबर्ट मैक्सवेल ने सबसे ज्यादा शेयर्स बाय करे। कंपनी के पास इतना फंड नहीं था कि शेयर्स का वो रीपेमेंट कर सके, इसलिए मैक्सवेल ने बोला मेरे पास तो इतना पैसा है कि मैं पूरी कंपनी चला सकूं, आप क्यों ना मेरे को कंपनी बेच दो। एक साल के अंदर यानी 1991 से 1992 के अंदर मैक्सवेल ने कंपनी को खरीद लिया और पूरा कंपनी का नाम जो है वो चेंज कर दिया। कंपनी का नाम 1987 में जब चेंज हुआ, उसका नाम चेंज करके नाम रख दिया गया मैक्सवेल के नाम पर, और मैक्सवेल कंपनी उसका नाम बदल कर रख दिया गया था। कंपनी ने जब मैक्सवेल कंपनी नाम लिया 1987 में, उसके बाद मैक्सवेल ने उसको बढ़ाने की सोची। मैक्सवेल को लगा कि कंपनी को बढ़ाना चाहिए, और इसकी वजह से मैक्सवेल ने क्या करा, और कुछ नई कंपनीज को अपने अंडर में हायर करा ताकि मैं और भी बिजनेस खरीदूं। तो मैक्सवेल ने धड़ाधड़ फटाफट चटाचट क्या करा, बिजनेस को खरीदना शुरू किया। तो मैक्सवेल ने क्या करा, सबसे पहले एक्वायर्ड करी यूएस मैकमिलन पब्लिशर कंपनी को खरीदा। दूसरे नंबर पे मैक्सवेल ने खरीदा साइंस रिसर्च एसोसिएशन नाम की एक कंपनी को। तीसरे नंबर पे मैक्सवेल ने खरीदा ऑफिशियल एयरलाइन गाइड्स की कंपनी को। इन तीनों कंपनी को यूज करके मैक्सवेल अपनी एम्पायर बनाना चाहता था, यानी कि मैक्सवेल अपनी कंपनी को एक एम्पायर, एक बड़ा सा राज्य बनाना चाहता था जिसके नीचे बहुत से लोग काम करेंगे। तो मैक्सवेल का सपना तो बहुत बड़ा था। मैक्सवेल ने क्या करा, अपने बिजनेस को 400 कंपनियों में एक्सपेंड कर दिया। मैक्सवेल ने जब इतनी बड़ी कंपनी खरीद ली थी 1990 में, तब उसने अपनी कंपनी को और बड़ा करने की सोची और उसने अपने नीचे 400 नई कंपनियों को खड़ा किया। अब 400 कंपनी से ज्यादा एक्सपेंड हो जाने के बाद मैक्सवेल ने अपना एक एम्पायर खड़ा कर लिया जिसका नाम था मैक्सवेल एम्पायर। अब आपसे पूछेंगे कि मैक्सवेल एम्पायर क्या है, तो यानी कि मतलब 1987 के बाद जब मैक्सवेल ने अपना एम्पायर खड़ा किया, उसको मैक्सवेल एम्पायर बोलते हैं। एम्पायर के अंदर 3 मेजर कंपनियां थी जो पूरे एम्पायर को संभालती थी। पहली कंपनी मिरर ग्रुप, दूसरी कंपनी मैक्स कम्युनिकेशन, तीसरी कंपनी रॉबर्ट मैक्सवेल का ग्रुप। ठीक है, मैक्सवेल ने अपने एम्पायर को 3 अलग अलग कंपनीज में बांट दिया। पहली कंपनी कौन सी थी, मिरर ग्रुप। ये क्या काम करती थी, ये पब्लिश करती थी डेली के रिकॉर्ड, संडे मेल्स और रेसिंग टाइम्स। मैक्सवेल कम्युनिकेशन जो है ये कंट्रोल करती थी 3 चीजें जो ऊपर मैंने बताई। कौन कौन सी, यूएस मैकमिलन पब्लिशर, साइंस रिसर्च एसोसिएशन और ऑफिशियल एयरलाइन गाइडलाइंस, ये इन सबको देखा करती थी। तीसरी कंपनी जो कि खुद रॉबर्ट मैक्सवेल का ग्रुप था, वो फुटबॉल क्लब, स्टेक्स और बहुत सारी अलग अदर कंपनीज को मैनेज करा करते थे। टोटल 400 कंपनीज जो है इसके अंदर, एम्पायर के अंदर आती थी। अब यहाँ पर बुरा टाइम इसका कब से शुरू हुआ, बुरा टाइम शुरू होता है 1991 से। 1987 में अभी तक कंपनी का नाम चेंज हुआ, 3-4 साल तक बहुत अच्छे से सब कुछ चला। इनका स्कैंडल सामने कब आया, स्कैंडल सामने आया 1991 में। ये वो दौर था जिस जगह मैक्सवेल की कंपनी एक स्कैंडल में फंसी। मैक्सवेल कंपनी स्कैंडल में 1991 में फंसी क्योंकि जो मैक्सवेल था, यानी कि जो चेयरमैन था, कंपनी का चेयरमैन होता है एक अच्छा आदमी जो बहुत बड़ा पोस्ट पे होता है, जिसको मैक्सवेल ने खुद अपने लिए रखा था। मैक्सवेल खुद अपनी कंपनी का चेयरमैन था, जो कि को फाउंडर है। चेयरमैन जो था मैक्सवेल, वो जब पाया गया मृत्यु, कहाँ पे पाया गया, कैनरी आइसलैंड में। कैनरी आइसलैंड एक जगह है, एक बहुत बड़ी नदी है। कैनरी एक आइसलैंड है, मतलब टापू सा है। वहां पर एक डेड बॉडी पाई जाती है। वो डेड बॉडी खुद चेयरमैन की थी, यानी मैक्सवेल की थी, जो कि पाई गई थी 1991 में। मैक्सवेल 1991 में मरा हुआ पाया गया एक आइसलैंड के पास। कह रहा आफ्टर हिज डेथ ऑफ बिजनेस कोलैप्स, जैसे ही मैक्सवेल मरा, जैसे ही उसकी डेड बॉडी पाई गई, उसके बाद उसके पूरे बिजनेस में एक हड़कंप सा मच गया। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स जो थे, उनको ये जब लगा कि इतना बड़ा आदमी कैसे मर सकता है बेवजह, तब उन्होंने इन्वेस्टिगेशन शुरू करी। जब टीम ने इन्वेस्टिगेशन शुरू करी, उस जगह से 1991 से मैक्सवेल के मरने के बाद यहाँ पर कंपनी में कोलैप्स आने लग गए, यानी कि कोलैप्स मतलब स्कैम्स का घोटाला पता लगने लगा। यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन परफॉर्म करी गई। एस्टिमेट ये हुआ कि कम से कम $2.8 बिलियन का स्कैंडल सामने आया। कितना, $2.8 बिलियन का। ये अप्रोक्स नहीं है, ये कम से कम है, ज्यादा से ज्यादा और भी है। कह रहा है कि 2.8 बिलियन का स्कैंडल सामने आया। और पता चला एक फेमस यूके स्कैंडल सामने आया जिसमें 16,000 से ज्यादा एम्प्लॉयज जो थे वो मिरर ग्रुप में थे। मिरर ग्रुप यानी कि कंपनी नंबर ए में, कंपनी नंबर ए में 16,000 से ज्यादा लोग काम कर रहे थे जिसमें स्कैंडल में शामिल थे।
और खास बात तो ये है पीपल डिपॉजिट फंड्स इन द पेंशन फंड नेम्ड फंड। कह रहा है कि खास बात ये है कि कंपनी के जो डिपॉजिट थे, जो पैसा जमा कराते थे, वो एक फंड में अपना पैसा जमा कराते थे और कंपनी में उस फंड का नाम पेंशन फंड रखा गया था। पेंशन फंड यानी कि समझते हो, पेंशन मतलब कि जो वृद्ध बंदों को पेंशन दी जाती है उस नाम से इसका नाम रखा गया था। और जबकि ये एक डिपॉजिटर फंड था एक्चुअल में, ये बाद में पता चला स्कैंडल के कि यहाँ पर पेंशन फंड के नाम से लोगों से पैसे की ठगी करी गई है। उसके बाद आरजीएम यानी कि रॉबर्ट मैक्सवेल ग्रुप, रॉबर्ट मैक्सवेल ग्रुप यानी कि जो थर्ड कंपनी है, जो इसके एम्पायर की तीसरी पिलर थी, रॉबर्ट मैक्सवेल ग्रुप, इसमें पाया गया कि एवरीथिंग ऑलरेडी लॉस्ट एवरीथिंग आल्सो फाइल्ड बैंकरप्टी इन नेक्स्ट न्यू ईयर। कह रहा है कि न्यू ईयर में जो ये कंपनी चल रही थी, इसमें पाया गया कि सारी चीजें जो है वो तहस नहस हो गई है, हर चीज लॉस्ट हो गई है और हर चीज में बैंकरप्टी है। मतलब कि एक भी पैसा यहाँ का ऐसा नहीं है जो सही हो, सारा पैसा बैंकरप्टी में गया। मतलब कि इन्होंने फ्रॉड के तरीके से पैसे को जमा किया था, इकट्ठा किया था लोगों से मांग के। ठीक है, अब यहां पर इसके फ्लॉज क्या है कंपनी के, तो वो भी समझ लेते हैं। तो सबसे पहले रीजन ऑफ फेलियर समझते हैं कि मैक्सवेल की जो कंपनी है कैसे स्कैंडल में फंसी, इसके रीजन क्या है फेलियर होने के। तो फेलियर होने के रीजन यहाँ पे लिखे हैं कि सो मैनी कंपनी थी जिससे इन्होंने लॉट्स ऑफ फंड उठा रखा था और एग्जांपल के तौर पे कम से कम 3 बिलियन यूएस डॉलर जो थे वो इन्होंने उधार पे उठा रखे थे। इनके पास इतना सारा डेप्ट हो चुका था जो ये कभी शो नहीं करते थे, हाइड करके रखते थे, क्योंकि हर कंपनी क्या करती है, इन्वेस्टर्स तभी आएंगे ना जब आप अपनी लॉस को छुपाओगे, तो वो लॉस छुपाया करती है हर कंपनी। कह रहा है मैक्सवेल चाहता था कि वो अपनी कंपनी को इतना ज्यादा एलोबरेट कर ले कि इजरायली न्यूज़पेपर्स तक खरीद सके। इजरायली न्यूज़पेपर कंपनी जो थी उस टाइम की टॉप फेमस कंपनियां हुआ करती थी। कह रहा है ही टुक द ह्यूज अमाउंट ऑफ लोन कीपिंग दर्ट्स कंपनी सिक्योरिटी। कह रहा है उसने अपनी कंपनी की सिक्योरिटीज दे दे के बहुत सारे नंबर ऑफ लोन्स उठा रखे थे। फाइनेंशियल डिफिकल्टी तब पता चली जब मैक्सवेल की मौत हो जाती है और वहां पर पता चलता है कि 400 से ज्यादा कंपनी इसके अंदर काम कर रही थी और उनका जो डेप्ट पेमेंट है वो इतना ज्यादा है, पूरी कंपनी को बेचने के बाद भी वो पे नहीं कर पाएंगे। और उसके साथ साथ उनकी फाइनेंशियल स्टेबल रिपोर्ट ये कहती है कि किसी भी तरीके की फाइनेंशियल रिपोर्ट बनाई ही नहीं गई आज तक। जब तक ये कंपनी थी किसी भी तरीके की ना कोई रिपोर्ट बनाई गई ना कुछ बनाया गया था। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि अनसर्टेन डेथ, मैक्सवेल की एकदम से मृत्यु हो जाना या किसी कैनरी आइसलैंड के पास उसकी डेड बॉडी का पाना, ये इस बात का सबूत है कि किसी तरीके की चिंता में वो गया होगा, या फिर मान सकते हो इन्होंने यहाँ पर ये दिखाया कि किसी तरीके का लूप होल पकड़ा गया होगा, स्कैंडल पकड़ा गया होगा जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई और यहाँ पर इस वजह से कंपनी का पूरा फंक्शन कोलैप्स हो गया। और यहाँ पर अब लिखा है फ्लॉज ऑफ गवर्नेंस। गवर्नेंस की तरफ से क्या पता चला, फ्लॉ क्या है, तो गवर्नेंस ने देखा कि कंट्रोल था सिंगल आदमी का, एक मैक्सवेल ही था जो इस पूरी कंपनी में दिमागदार था और जो कंपनी को चला रहा था कम से कम 400 से ज्यादा। तो यहाँ पर सिंगल कंपनी और सिंगल ऑनर होने की वजह से फ्लॉ सामने आते हैं। दूसरा है इनइफेक्टिव बोर्ड, किसी भी तरीके का एग्जीक्यूटिव बोर्ड या किसी भी तरीके का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हायर ही नहीं किया गया था कंपनी के द्वारा। सारे काम कौन कर रहा था, खुद मैक्सवेल अपना दिमाग चला के कर रहा था। ठीक है, और तीसरी चीज लिखी है यहाँ पर नो ट्रांसपेरेंसी, जैसे कि हर कंपनी में होता है कि चीजों को एक्चुअल ना दिखाकर छुपाया जाना। ठीक है, उसके बाद लिखा ऑडिट फ्लोज। ऑडिट फ्लोज में भी पता चला कि इसका इतना फंड रेज हुआ है जितना कि इन्होंने कभी चुकाया नहीं है या देखा नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर लिखा है इतना ज्यादा फंड्स रेज कर दिया गया है बट बुक्स में इतनी ज्यादा एरर है कि बुक्स में उस फंड को दिखाया ही नहीं गया कभी। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपने किसी से 50 लाख लिखे हैं, लिए हैं उधार पे, तो आपको को चुकाने पड़ेंगे ना। आप अपनी बुक्स में वो क्या करोगे, लाइबिलिटी बनाओगे, 50 लाख चुकाने हैं, उसने लिखे थे 50 लाख हमने उठाए हैं, सिर्फ 1-2 लाख हमने चुकाने हैं। इतना सारा घपला वो ऐसे करते थे और ये तो छोटा है, बिलियन ऑफ डॉलर का घपला ऐसा हुआ। समझ आया? तो ये 2 स्कैंडल्स आपको समझ आ गए होंगे। अगला स्कैंडल है विवेंडी फ्रांस स्कैंडल। तो अब इसको मैं लिखवाने वाला हूं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उतार लो, अगला स्कैंड पढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं अपना तीसरा स्कैंडल जो हुआ था, तीसरा जो स्कैम हुआ था उसका नाम है विवेंडी फ्रांस स्कैम। विवेंडी फ्रांस स्कैम 2002 में हुआ था, ये 2002 में। ठीक है, कह रहा है स्कैम के अंदर जो विवेंडी कंपनी थी उसका पहले फॉर्मल जो नाम था उसका नाम रखा गया था विवेंडी यूनिवर्सल।
कह रहा है एक फ्रेंच मल्टीमीडिया टेलीफोन कंपनी थी जो बेस्ड थी पेरिस में। कहाँ पर? पेरिस में बेस्ड थी। एक टेक्निकल कंपनी थी, यानी कि टेलीफोन कम्युनिकेशन सेक्टर को लेकर ये कंपनी थी। कह रहा है इस कंपनी की शुरुआत जो हुई थी वो 1853 में हुआ था, और इसको शुरू में जब बनाया गया था ये वाटर सेक्टर पे फोकस ज्यादा करती थी, यानी कि पानी का जो सेक्टर था, वाटर सेक्टर, वहां पर ये फोकस करती थी। और 1976 के अंदर इसको डाइवर्सिफाई करा गया था। ठीक है, इसकी शुरुआत तब हुई थी जब 1853 था, इसको डाइवर्सिफाई कर दिया गया था। कब? 1976 के अंदर, दो पार्ट्स में, दो पोर्शंस में। पहला पोर्शन था एनर्जी को लेकर, कंस्ट्रक्शन को लेकर और ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा को लेकर इसको बांट दिया गया था, क्लासिफाई करा था। ठीक है, फिर कहता है कि बाय 1990 एक्सपेंडिंग इनटू टेलीकॉम कंपनी, और जब 1980 आया ना तब इस कंपनी को और एक्सपेंड करा गया और इस कंपनी को टेलीकम्युनिकेटिंग कंपनी में डिवाइड कर दिया गया था। इस कंपनी को मास मीडिया कंपनी के अंदर यहाँ पर जगह दी गई थी, और इसके जो सीईओ थे, जब कंपनी को एक सीईओ की जरूरत थी तो कंपनी के सीईओ के तौर पर एक पर्सन को रखा गया था जिनका नाम था जेन मैरी मैसिसर। ठीक है, जेन मैरी मैसिसर। देखो, जेन मैरी मैसिसर जो इसके सीईओ थे, इन्होंने टुक करी थी पोजीशन सीईओ की कंपनी के अंदर। ठीक है, विजन ऑफ मेकिंग लार्जेस्ट मीडिया कंपनी, और इनका विजन क्या था? जेन मैरी मैसिसर के बाद आने के बाद ही ना कंपनी का डाउनफॉल शुरू हो गया था। और जब ये आए थे इनका विजन था कि कंपनी को एक सबसे बड़ी टेक मीडिया कंपनी बनाया जाए, सबसे बड़ी टेलीकॉम मीडिया कंपनी होनी चाहिए हमारी। ठीक है, लार्जेस्ट। कह रहा है मेजोरिटी एक्विजिशन करे गए थे। कह रहा है इन्होंने क्या करा, जैसे ही इनको सीईओ के तौर पे पोजीशन दी गई तब इन्होंने और बाकी कंपनियों से मर्जर करना शुरू कर दिया, यानी कि और कंपनियों को अपने साथ जोड़ना और कंपनी को बड़ा बनाना शुरू कर दिया। अब आप मान लो किसी कंपनी के पास जाओगे, डायरेक्ट बोलोगे हमको अपनी कंपनी के साथ जोड़ लो, तो वो ऐसा तो जोड़ेंगे नहीं। उसके लिए लगता है पैसा, उसके लिए लगता है आपके पास कितनी कैपिटल वगैरह है, समझौते हैं। ठीक है, तो उसके लिए नेट होल्ड कंपनी, सिडेंट सॉफ्टवेयर और अनन्या, ये तीन कंपनियों को इनको उस टाइम पर जोड़ा गया। 1998 में कंपनी के जो एडवांटेजेस थे वो फ्रेंच टेलीकम्युनिकेशन मार्केट में बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। कंपनी जो है बहुत अच्छा ग्रो कर रही थी, और जो फ्रेंच मार्केट है, फ्रेंच टेलीकॉम मार्केट में, उसमें इसकी रेपुटेशन बहुत ज्यादा बन गई थी। बट अब वो टाइम आता है जब डाउनफॉल होता है। कह रहा है कि 2000 में, जब सन 2000 आया तो इस कंपनी को जब मर्ज करा गया विवेंडी कंपनी मीडिया से, एक कंपनी थी टेलीफोन या टेलीविजन नेटवर्क करके, जब विवेंडी को टेलीविजन नेटवर्क कंपनी के साथ मर्ज करा गया तब उस जगह पर जो टेलीविजन कंपनी थी, टेलीविजन नेटवर्क कंपनी थी, इसके लॉसेस कुछ ज्यादा ही चल रहे थे यहाँ पर। तब इन्होंने सोचा था कि हम इस कंपनी को लेकर उभार देंगे, बट इस कंपनी ने क्या करा, यही कंपनी की वजह से, टेलीविजन नेटवर्क की वजह से इस कंपनी के अपने ऊपर खुद के लॉस बढ़ गए और विवेंडी कंपनी का डाउनफॉल यहाँ से शुरू हो गया। क्योंकि जब ये दोनों कंपनियां मर्ज हुई तो इसके साथ साथ इसके शेयर्स की वैल्यू, लायबिलिटी जो थी, जो इसकी लायबिलिटी थी सारी, वो इसके ऊपर बर्डन आ गया। अब ये चुकाते उसके और ज्यादा लॉसेस में चली गई। अब इसके वजह से क्या हुआ कि ऑल एक्यूमुलेशन डेब्ट्स एंड फेलिंग शेयर्स प्राइसेस, जो प्राइस थे शेयर के, इसकी मार्केट वैल्यू बहुत ज्यादा डाउन थी। जैसे ही मर्ज हुआ उसके बाद क्या हुआ कि मार्केट में लोगों ने हल्ला कर दिया कि इस कंपनी के साथ ये मर्ज हो चुकी है तो अब हम विवेंडी के शेयर्स को नहीं खरीदेंगे। इनकी प्राइसेस डाउन चली गई और जितने भी डेब्ट्स वगैरह थे इस कंपनी के ऊपर वो ट्रांसफर हो गए विवेंडी पे। और विवेंडी कंपनी का जो सीईओ है ये देखते हुए उनको अपना रिजाइन देना पड़ गया। तो यहाँ पर मैंने लिखा कि जब कंपनी के डाउनफॉल आने लगा, जब कंपनी का फोर्स होने लगा कि इसके शेयर्स नीचे जा रहे हैं, तो जो सीईओ थे यानी कि जेन मैसिसर, इनको फोर्सफुली रिजाइन देना पड़ा और अपने ऊपर गिल्ट करना पड़ा। गिल्ट में इनको रिजाइन देना पड़ गया कि कंपनी डूब चुकी है। ठीक है, तो कंपनी जब पूरी तरीके से डूब गई थी तो उसके रीजन ऑफ फेलियर ये रहे। पहला है हैवी डेब्ट्स। कंपनी ने एक ऐसी कंपनी के साथ मर्ज कर लिया जिसके डेब्ट्स पहले से ही बहुत ज्यादा हाई थे, अपने लोन्स अलग थे, और कंपनी ने उस कंपनी को हायर किया जिसकी रेपुटेशन मार्केट में खराब थी, जिसकी वजह से हैवी डेब्ट्स होने की वजह से कंपनी जो है वो डाउनफॉल में चली गई। ठीक है, उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन। कंपनी के पास बहुत सारे एक्सपेक्टेड लोग थे जिसको वो अच्छे तरीके से पोर्टफोलियो बनाना नहीं आता था, और ऐसे लोगों की वजह से कंपनी जो है वो डाउनफॉल में चली गई। क्योंकि इन कंपनियों को लॉसेस ज्यादा दिखाने की आदत होती है, लॉसेस छुपाते नहीं है। ठीक है, और जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो छुपाते हैं। एक्चुअल परफॉर्मेंस जो है वो छुपती चली गई, और जो लॉसेस हैं, जो बाकी सारी फलाना ढिंका चीजें होती हैं, वो कंपनी में ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर दिखाने लगे, जिसकी वजह से जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो ये पता चला कि कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन बहुत वीक है। कंपनी को सिक कंपनी घोषित कर दिया गया और कंपनी को यहाँ पे डाउनफॉल दे दिया गया। अब उसके बाद तीसरा जो पॉइंट आता है वो आता है
मिसलीडिंग अकाउंटिंग प्रैक्टिस। अकाउंटिंग प्रैक्टिस के अंदर यहाँ पर ह्यूज लूप थे। यहाँ पर कंपनी को देखने को मिला कि इसके गुड प्रॉफिट जो है हर साल गिर रहे हैं, इनके शेयर्स की वैल्यू गिर रही है, इनके अगेंस्ट बहुत सारी केसेस फाइल हो गए थे, क्योंकि जो लोग जिन्होंने इनके शेयर लिए थे उन्होंने इसके ऊपर केस फाइल कर दिया कि हमको हमारा पैसा वापस नहीं दे रही, कंपनी बहुत धोखेबाज है। तो इसकी वजह से कंपनी की रेपुटेशन डाउन होती गई और कंपनी को स्कैंडल मान लिया गया था। कंपनी ने बहुत सारा, कम से कम ये मान लो $2.5 बिलियन का घपला करा था इस जगह। कह रहा है इसके गवर्नेंस फ्लॉस क्या कहते हैं। गवर्नेंस फ्लॉस का पहला पॉइंट है, कहता है कि लैक ऑफ प्रॉपर लीडरशिप की कमी थी, क्योंकि जो इनके वो थे सीईओ जेन मैरिसर, ठीक है, तो उसको सारी चीजें सौंप दी गई थी, वो अपने हिसाब से कंपनी को रन कर रहे थे। उसके नीचे कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सबऑर्डिनेट या मैनेजमेंट टीम नहीं थी जो कंपनी को अच्छे तरीके से लीडरशिप या गाइडेंस दे सके। दूसरा पॉइंट आता है इनइफेक्टिव बोर्ड। कोई भी बोर्ड यहाँ पर हायर ही नहीं करा गया था। पहले के टाइम पे जो कंपनियां होती थी वो खुद से सारा चीज मैनेज करती थी, अपने नीचे कोई बोर्ड मैनेजर वगैरह नहीं रखती थी, तो इसीलिए हर कंपनी में ये प्रॉब्लम तो आती है। फिर तीसरा आता है कंपनसेशन टू सीईओ। सीईओ को अलग से कंपनसेशन देना पड़ा, जो अपनी गलती करी है उन्होंने कंपनी को मर्ज करके, और कंपनी के जब शेयर्स डाउन गए इस वजह से। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट समझते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट आया वर्ल्डकॉम, यूएसए का स्कैम है वर्ल्डकॉम स्कैम है। इस स्कैम को पढ़ते हैं। कह रहा है यूएसए में एक स्कैम हुआ था जिसका नाम था वर्ल्डकॉम। ये पहले एक अमेरिकन कम्युनिकेशन कंपनी थी, टेलीकम्युनिकेशन बेसिकली, ठीक है, जो टेलीफोन नेटवर्क वगैरह डिपार्टमेंट वगैरह होते हैं उसकी कंपनी थी। इस कंपनी का कोलैप्स जो था वो रॉन्ग डूइंग की वजह से हुआ था। रॉन्ग डूइंग यानी कि कंपनी में कुछ ऐसे एक्शंस ले लिए गए थे जो नहीं लेने चाहिए थे। जैसे बोलते हैं ना, सही टाइम पर सही सलाह देने वाला होना चाहिए। तो कंपनी को बस वही चीज की कमी खा गई कि कंपनी के पास सही कोई ऐसा पर्सन नहीं था जो टाइम पर सलाह दे पाए। कंपनी की प्लानिंग में कमी रह गई, जिसकी वजह से वो रॉन्ग डूइंग करती चली गई और सेल्फ इंटरेस्ट को बढ़ाने के चक्कर में कंपनी का कोलैप्स हो गया। कंपनी जो है स्कैंडल में फंस गई। कंपनी की LDDS के नाम से भी जाना जाता था, यानी कि लॉन्ग डिस्टेंस डिस्काउंट सर्विसेज। कंपनी अपनी टेलीकॉम की सर्विसेज देती थी जो कि लॉन्ग डिस्टेंस पर भी लोगों को प्रोवाइड करती थी ऑल ओवर द वर्ल्ड। कह रहा है इस कंपनी को 1983 में शुरू करा गया था और ये कंपनी जो है 1995 तक अच्छे खासी चली। 1995 के अंदर इसका नाम जो है वो चेंज करके वर्ल्डकॉम रख दिया गया था। वर्ल्डकॉम स्कैम शुरू तब हुआ जब यहाँ पर एक सीईओ की एंट्री होती है। सीईओ यानी कि जो बर्नर एबर्स है, इनकी सीईओ एज अ सीईओ के तौर पर कंपनी ने अपॉइंट करा, और जब इनको अपॉइंट करा उस जगह पर कंपनी के जो बहुत सारे ऑफर्स थे, लो रेट्स थे, प्लान्स थे, वो सब चेंज कर दिए गए। किसके द्वारा? सीईओ के द्वारा। सीईओ ने एक्चुअल जो परफॉर्मेंस थी उसको हाइड करने की सोची गवर्नमेंट से, सरकार से, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से, और कुछ फाइनेंशियल क्राइम्स में भी कंपनी इन्वॉल्व थी, जिसकी वजह से धीरे धीरे कंपनी के स्टॉक्स गिरने लगे। कंपनी के शेयर होल्डर्स का ट्रस्ट कंपनी से उठने लगा और कंपनी धीरे धीरे स्कैंडल्स में फंस गई। कंपनी के फेलियर रीजन क्या थे वो यहाँ पर मैंने लिख दिए हैं। कंपनी जो है वो एक्चुअल प्रॉफिट एक तो शो नहीं करती थी, ये तो बड़ा रीजन है। कह रहा है कंपनी जो थी वो मर्ज हुई थी, उस टाइम पर ही कंपनी का डाउनफॉल शुरू हो गया था। कह रहा है जो कंपनी थी वो अपना मोनोपोली चाहती थी, मोनोपोली यानी कि एकाधिकार। कंपनी चाहती थी कि पूरी मार्केट में सिर्फ मेरा ही मेरा बोलबाला हो। ऐसी कंपनी टेलीकॉम सेक्टर्स के अंदर कंपनी अपनी अनसेटिस्फैक्ट्री सर्विसेज को प्रोवाइड करती थी लोगों के बीच में। अनसेटिस्फैक्ट्री यानी कि कंपनी सिर्फ नाम बनाने के लिए, पैसे बनाने के लिए काम करती थी। कंपनी लोगों की नीड्स के ऊपर, क्वालिटी के ऊपर ध्यान नहीं देती थी। कह रहा है इसकी हाइडिंग एक्चुअल फिगर को हाइड करना और एसेट्स और डिबेट्स को ना शो करना सही तौर पे, ये सारा कंपनी को नुकसानदायक रह गया। कंपनी के ऊपर $मिलियन का स्पेंडिंग यानी कि $मिलियन को खर्च करने का आरोप लगाया गया था कि कंपनी ने चीजों को छुपाने के लिए $मिलियंस तक खर्च कर दिए हैं, यानी एक्चुअल परफॉर्मेंस को छुपाने के लिए कंपनी ने इतना नीचे तक गिरी है। फिर कह रहा है कंपनी जो है वो ह्यूज लॉसेस, कंपनी जो है ज्यादातर लॉसेस से सफर कर रही थी। कंपनी के पास बहुत सारे पैसे नहीं थे, कंपनी एसेट्स वगैरह सब गिरवी तौर पे जा चुकी थी, जमानत पे काम चल रहा था। कह रहा है उसके बाद गवर्नमेंट के फ्लॉज में क्या पता चला। पहला पॉइंट है लैक ऑफ प्रॉपर लीडरशिप, देखो वही पॉइंट आ गया, लैक ऑफ प्रॉपर लीडरशिप। दूसरा पॉइंट है इनइफेक्टिव बोर्ड, ये रहा इनइफेक्टिव बोर्ड। और तीसरा है ऑडिट फेलियर। ऑडिट फेलियर के अंदर यानी कि आप अच्छे तरीके से अपने ऑडिट्स को मेंटेन नहीं करते, बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन नहीं करते, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं है, मैनेजमेंट टीम नहीं है, तो यहाँ पर ऑडिट फेलियर्स आ जाता है। इसकी वजह से यूएसए का वर्ल्डकॉम स्कैंडल सामने आया, जो कि तकरीबन कम से कम नहीं तो 4 से 5 बिलियन का था, और अगर ऑल ओवर द वर्ल्ड देखा जाए तो 14 से 15 बिलियन डॉलर का घपला इन्होंने करा था, स्कैम करा था। सबसे बिगेस्ट स्कैम और पॉपुलर स्कैम था 2002 का, ठीक है, क्या नाम था? वर्ल्डकॉम, ठीक है।
चलिए अब हम बात करने वाले हैं आगे के 2 स्कैंडल्स और रहते हैं, मैं वो भी आपको कराता हूँ। पहले आप इसको उतारो और स्क्रीनशॉट ले लो। शुरू करते हैं, अपना लास्ट टॉपिक रह गया, आखिरी टॉपिक है हमारा, जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं जो 5वां स्कैम हुआ था, यानी कि 5th स्कैंडल जो हुआ था वो यहाँ पर लिखा है। 5th स्कैंडल है एनरॉन कॉर्पोरेशन यूएसए के द्वारा हुआ है। ठीक है, इस स्कैंडल में क्या हुआ था, इस स्कैंडल में ये हुआ था कि जो पैसे थे लोगों के, जैसे शेयर होल्डर्स के पैसे इन्वेस्ट करवाए गए कंपनी में, अब वो पैसों को काफी सारे सालों तक उनको लौटाया नहीं गया। हर साल सिर्फ उनको ये बोल दिया जाता था कि आप लोगों के पैसे सुरक्षित हैं, आप लोगों को डबल करके मिल जाएंगे अगले साल। बस यही बोल के यही लोग आज तकते रहे कि अब हमारा पैसा डबल होगा, अब पैसा आएगा, अब पैसा आएगा। करते 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 इन्होंने कम से कम 10, 20, 15 साल ऐसे निकाल दिए, और जिसकी वजह से एक्चुअल में स्कैंडल पकड़ा गया। स्कैंडल में ये हुआ था, एनरोल में कह रहा है कि ये जो स्कैंडल है, ये जो कंपनी थी ये फाउंड करी गई थी 1985 में बाय केनेथ ले के द्वारा। केनेथ ले जो एक महिला थी, एक लेडी थी, जिसके द्वारा ये कंपनी को फाउंड किया गया था। कह रहा है इसके अंदर जो कंपनी थी वो एडमायर करती थी, एक एनर्जी कमोडिटी ट्रेडिंग कंपनी थी। कैसी कंपनी थी, जो किसी तरीके की एनर्जी सोलर सप्लाई करती है और साथ ही साथ कुछ कमोडिटीज में ट्रेड भी करती थी ये कंपनी। इस कंपनी को ह्यूस्टन और टेक्सास में पाया गया था कि ये जो कंपनी थी ह्यूस्टन टेक्सास के अंदर सिचुएटेड थी, यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंदर एक टेक्सास नाम से उनकी राजधानी है, तो वहां पर। ठीक है, कह रहा है इट इज ए प्रोमिनेंट प्लेयर इन द एनर्जी बिजनेस। ये एनर्जी बिजनेस की एक प्रोमिनेंट प्लेयर थी, मतलब एकमात्र साधन थी उस टाइम पर। कह रहा है इसके स्टॉक्स जो थे वो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में भी लिस्टेड थे। कह रहा है नेचर ऑफ द फ्रॉड। अब इसका नेचर ऑफ द फ्रॉड कैसे पता चला? पॉइंट ए, अकाउंटिंग फ्रॉड। इन्होंने अकाउंटिंग फ्रॉड किया था जहां पर जितने लॉसेस थे वो एक्चुअल में शो ना करके उसको इंटरप्ट करके शो करा हुआ था। फिर उसके बाद लिखा है कि ऑन पेपर जितने भी मार्जिन बनती थी, ऑन पेपर जितना भी प्रॉफिट बनता था वो शो करा जाता था, बट जो भी लाइबिलिटीज बनती थी वो शो नहीं करी जाती थी। कह रहा है मार्क टू मार्क अकाउंटिंग होती थी। मार्क टू मार्क अकाउंटिंग का मतलब होता है कि जितने भी फ्यूचर में होने वाले लॉसेस हैं उन सबको एलिमिनेट कर दिया, सारे लॉसेस को हटा दिया कि हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में एक भी लॉसेस नहीं है जो पे करना है, हमें कोई भी डेप्ट नहीं पे करना, कंपनी पूरे प्रॉफिट में चल रही है। तीसरा है स्पेशल पर्पस एंटिटी। स्पेशल पर्पस एंटिटी का मतलब होता है सारी बैलेंस शीट को लाइबिलिटी से हटा देना, यानी कि जितनी भी बैलेंस शीट कंपनी की बन रही है उसमें लाइबिलिटीज नाम का वर्ड तो होना ही नहीं चाहिए। उसके बाद लिखा है कि जितनी भी एसेट्स हैं वो सारी उसमें प्रॉपरली पुअरली तरीके से डाल दी गई, और जितने भी लॉसेस थे उनको हाइड कर दिए गए, सब्सिडी हटा दी पूरी पूरी। ठीक है, कह रहा है इसका पता गवर्नमेंट को चला जब ये फेलियर हो गई। कह रहा है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की वजह से। इसके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे वो ढंग से अकाउंटिंग को मेथड को यूज नहीं करते थे मैनेजमेंट के लिए, इसकी वजह से यहाँ पर कोलैप्स पता चला और ये फेल हो जाती है। दूसरा लिखा है इसकी ऑडिट फर्म जो थी उसकी वजह से। तीसरा है रेगुलेटरी ओवरसाइट, कि कंपनी जो थी वो इनएफिशिएंट मैनर में, मतलब कि अपने लॉसेस को एक तो पे नहीं कर पा रही और इनएफिशिएंट मैनर में रेगुलेशन कर रही है सारे कंप्लायंसेस का। फिर इसका कोलैप्स पता कब चलता है? कह रहा है इसका कोलैप्स इन 2001 में, दिसंबर 2001 के अंदर पता चला कि जो ग्रेटेस्ट कंपनी थी ना भाई, 5वें नंबर पे ग्रेटेस्ट कंपनी आती थी केनेथ ले वाली, ये जो कंपनी थी यूनाइटेड स्टेट की 5th लार्जेस्ट कंपनी में आता थी। इसकी जब बैंकरप्सी रिपोर्ट फाइल हुई, जब केनेथ ले ने बैंकरप्सी की रिपोर्ट लिखवाई सरकार को, गवर्नमेंट को, कि हमारी कंपनी बैंकरप्ट होना चाह रही है, ज्यादा फंड हो गया, अब सर के ऊपर इतना सारा लोन आ गया, अब कुछ कर भी नहीं सकती, अब लोग पैसा मांग रहे हैं, लोग गला काटने के पीछे पड़े इनका। ठीक है, तब इन्होंने जाकर एक्चुअल में एक रिपोर्ट फाइल करी जो कि बैंकरप्सी थी। रिपोर्ट में बताया गया कि इनके ह्यूज लॉसेस हैं, अपने शेयर होल्डर और अपने एम्प्लॉयज को ये महीने दर महीने और साल के दौरान पैसा ना पे कर पाने की वजह से इसको बैंकरप्ट घोषित कर दिया गया है। इसकी वजह से, इसकी हेल्प की वजह से ये अपनी लाइबिलिटी से बच सके और यहाँ से निकल भागी। समझ आया स्कैंडल? दूसरा और लास्ट स्कैंडल पढ़ने वाले हैं, स्कैंडल नंबर 6 है लेहमैन ब्रदर्स का। लेहमैन ब्रदर्स ने एक कंपनी शुरू करी थी 1850s के अंदर। कह रहा है 1850s के अंदर एक ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज करके हेडक्वार्टर जो कि न्यूयॉर्क में इसका होता था, वहां पर एक कंपनी शुरू करी जाती है 2 आदमियों के द्वारा, 2 भाइयों के द्वारा, लेहमैन ब्रदर्स के द्वारा। कह रहा है इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज भी होती है, ट्रेडिंग एक्टिविटीज भी होती है और फाइनेंशियल सर्विसेज भी ये लोग प्रोवाइड करते थे। इनकी नेचर ऑफ कोलैप्स क्या था? इनका कोलैप्स का नेचर था सब प्राइम एक्सपोजर।
सब प्राइम एक्सपोजर का मतलब होता है कि ये लोग क्या करते हैं, ये लोग अपने छोटे छोटे लोन्स उठाते हैं, लोन्स यानी कि छोटे छोटे इन्वेस्टर्स वगैरह से पैसा वगैरह लेते हैं और उन इन्वेस्टर से पैसा लेकर ये बोलते हैं कि इन पैसों को हम आपको जल्द से जल्द लौटा देंगे, और जल्द से जल्द ना लौटा पाने के कारण ये कोलैप्स में आ गई थी। कह रहा है रिस्क मैनेजमेंट डेफिशिएंसीज। रिस्क मैनेजमेंट कैसे करते थे ये लोग, क्या करते थे, कभी छोटे लोन उठा लिए, कभी कहीं से ज्यादा अमाउंट के लोन उठा लिए, बहुत सारे डेप्स ले लिए। लोन उठाने के बाद उनको ये बोलते थे कि हमारी कंपनी का आप बैलेंस शीट चेक कर लो, बैलेंस शीट में लॉसेस तो दिखाए नहीं होते, सिर्फ प्रॉफिट दिखाया होता है। तो कंपनी के जो इन्वेस्टर्स होते थे वो इन पर बिलीव करते थे, इस वजह से इनकी रेपुटेशन अच्छी थी और इसी का फायदा उठाकर ये बड़े लोन उठाया करते थे। लोन को पेमेंट करने के टाइम ये लोग ये बोलते थे कि हम लोन आपका 1 महीने में चुका देंगे, उससे ज्यादा टाइम हम नहीं लेते, बड़े से बड़ा लोन। हमारी कंपनी की रेपुटेशन ही ऐसी है, बड़े से बड़ा लोन ले लिया, पैसा चुका नहीं पाए। जो कंपनी है वो क्या करती थी, इनके खिलाफ केस फाइल कर देती थी। तो इनके खिलाफ जो केसेस थे वो बहुत ज्यादा टाइम के दौरान बढ़ते चले गए। कह रहे हैं इनकी की गवर्नेंस फेलियर क्या थे, इनके फेलियर थे मैनेजमेंट डिसीजन। इनका जो मैनेजमेंट डिसीजन था वो एक प्लान्स जो थे एग्रेसिव तौर पे बनाया करते थे, इनके प्लान्स जो है वो लॉन्ग टर्म में चल नहीं पाए। इसकी वजह से इनका मैनेजमेंट और इनकी टेक्निक्स, इनके प्लान्स जो है वो फेल हो जाते हैं, जिनकी वजह से इनको स्कैम्स के अंदर अपना फाइल करनी पड़ी, अपना बैंकरप्टी शो करना पड़ा। फिर दूसरा है ओवर रिलायंसेस और कैपिटल मार्केट्स। कह रहा है कैपिटल मार्केट्स के अंदर अपने जितने भी तरीके के डेब्ट्स हैं उनको पूरी तरीके से गायब कर दिए जाते थे और जितने भी एक्सपोजर हैं उनको ओवर सैचुरेट करके दिखाया जाता था। तीसरा आता है रेगुलेशन। रेगुलेशन के अंदर आप यहाँ पे पढ़ोगे कि इसमें लिखा है कि रिवर्स वर एट द कटिंग एज ऑफ कंपनी रेगुलेट टू बिग टू फेल। कह रहा है इतने बड़े इन्होंने बहुत सारे पैसे फंडिंग उठाई थी जगह जगह से जो एक्चुअल में पे नहीं करी। फिर कहता है कि दे हैव टू क्रिटिसाइज्ड और फेलिंग टू एक्ट सूनर, और ये ऐसा सामने वाले को जताते थे कि हमारे पास बहुत पैसा है, हम अभी फेलियर नहीं हुए हैं, हम आपका पैसा जल्द से जल्द जो है वो दे देंगे, जब वो सामने वाला क्रिटिसाइज करता था। कह रहा है इनकी रेगुलेटरी एजेंसीज जो थी उसके पास बहुत सारे ऐसे डेटास थे जहां बहुत सारी ऐसे घपला किया गया था। अब यहाँ पर कोलैप्स की बात करें तो कह रहा है कि कोलैप्स जो है इन दोनों का सामने जब आया, जब इन्होंने अपनी रिस्क मैनेजमेंट प्लानिंग में पूरी तरीके से फेलियर पा ली। उसके बाद ये जाते हैं अपने कहाँ पर, गवर्नमेंट के पास, और वहां पर सितंबर 2008 के अंदर एक केस फाइल करते हैं बैंकरप्टी को लेकर कि हमारे ऊपर बहुत सारा फंड रेज हो गया है जो हम एक्चुअल में पे नहीं कर सकते। इतना सारा बैंकरप्टी होने के बाद बैंकरप्टी जब दिखा तो सरकार ने इनको क्या घोषित कर दिया, इंसॉल्वेंट, कि ये लोग हैं सॉल्वेंट, इनके पास पैसा नहीं है, ये लोग पैसा चुका नहीं सकते और यहाँ पर ये लोग आपके पैसे नहीं भर पाएंगे, जिसकी वजह से लोगों को बड़ा धक्का लगा और लोगों का, पब्लिक का जो ट्रस्ट था इनके ऊपर से वो भी फेथ जो था टूट गया। तो यहाँ पर इस तरीके का घपला इन्होंने करा जिसकी वजह से इनको स्कैंडल में डाल दिया गया और बैंकरप्टी घोषित करा गया। तो ये थे आपके चैप्टर के पूरे 6 स्कैंडल्स जो मेन स्कैंडल्स में आते हैं। ठीक है, मैंने वो सारे के सारे एक्सप्लेन कर दिए। तो आपका जो चैप्टर नंबर 4 है, यानी कि आपका जो पूरा चैप्टर है 4 वो पूरा कंप्लीट हो गया है अच्छे तरीके से। और आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, आपको सारा कुछ समझ आया होगा। अब आप चाहो तो इसके नोट्स स्क्रीनशॉट लेके, अब मैं हटूंगा तो आप उतार लेना, स्क्रीनशॉट लेके आराम से बना लेना। अगर आपको नोट्स चाहिए बने बनाए, कंप्यूटर टाइप नोट्स चाहिए, तो उसके लिए आप नंबर पे मैसेज कर देना। मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में भी गिवन है और बोर्ड पर मैंने मेंशन कर दिया है। मिनिमम प्राइस है 150 रुपीज, जिसको पे करके आप सॉफ्ट कॉपी नोट्स बाय कर सकते हो। कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, वैसे ज्यादा नहीं होगा, 150 मैक्स ही है, और आपका कम होगा 130 के अराउंड आपको मिल जाएंगे नोट्स, अगर आप थोड़ा बहुत बार्गेनिंग कर लोगे। ठीक है, बाकी जो भी लेना चाहता है मैसेज कर देना, और नहीं तो आप वीडियो से करके उतार सकते हो, सेल्फ नोट्स बना सकते हो, बहुत अच्छी बात है, प्रैक्टिस ज्यादा हो जाएगी। और इसका नेक्स्ट जो चैप्टर है वो आएगा जल्दी, और अभी आप प्रीवियस चैप्टर नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में जाके प्लेलिस्ट से बाकी पहले के चैप्टर भी वॉच कर लो, ये भी वॉच कर लो, और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। थैंक यू, कीप वॉचिंग, बाय। उतार लो इसको।